ओके, तो लास्ट टाइम बुलेटिन तक हम देख चुके हैं। अब आज हम उससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने वोट ऑन अकाउंट थोड़ा डिस्कस किया था। अब वोट ऑन अकाउंट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, समझिए इस चीज को, क्या है इसका मतलब। सिंस पार्लियामेंट, आपको मैं मतलब तो पहले ही समझा चुका हूँ वोट ऑन अकाउंट क्यों लिया जाता है, क्योंकि टाइम पे आपका बजट पास नहीं होता था। 2 से 4 महीने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती थी उसके लिए वोट ऑन अकाउंट लेते थे। Since Parliament is not able to vote the entire budget before the commencement of the new financial year, नहीं हो पाता था। The necessity to keep enough finance at the disposal of government in order to allow it to run the administration of the country remains. A special provision is therefore made for vote on account. ठीक है, ये हमने बनाया है। ठीक है, by which government obtains the vote of parliament for a sum sufficient to incur expenditure on various items for a part of the year. For a part of the year means 2 to 4 months. Normally the vote on account is taken for 2 months. ठीक है, नॉर्मली 2 महीने के लिए लिया जाता है, 4 महीने तक बढ़ा सकते हैं। बट ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर or when it is anticipated that the main demands and appropriation will take longer time than 2 months, the vote on account may be for a period exceeding 2 months. ठीक है, तो जनरली 2 मंथ्स के लिए लिया जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 से भी ज्यादा महीने लग जाएंगे तो फिर 4 महीने तक लिया जाता है। 4 महीने ज्यादा नहीं लेते, 4 महीने में इसको क्लियर हो जाता है। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डिफरेंस बिटवीन फुल बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। अब आपको पता होना चाहिए फुल बजट, वोट ऑन अकाउंट जो होता है आपका, सिर्फ वोट ऑन अकाउंट आपको क्या देता है, सिर्फ एक्सपेंडिचर परमिशन देता है, खर्चा करने की पावर देता है, सिर्फ एक्सपेंडिचर परमिशन देता है। जबकि आपका जो बजट होता है वो आपको दोनों देता है, आप टैक्स भी ले सकते हो, बजट आपको दोनों देगा। ठीक है, रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर। आप टैक्स भी लगाओगे वो रेवेन्यू देगा और एक्सपेंडिचर। फिर आपका वोट ऑन अकाउंट 2 से 4 महीने के लिए वैलिड होता है, बजट आपका पूरे 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, so full budget deals with both expenditure and revenue side, but vote on account deals only with the expenditure side of the government's budget. First point, the vote on account is normally valid for 2 to 4 months. यहाँ पे 2 to 4 months लिख लेना, या 2 months भी ठीक है, 2 to 4 months. But full budget is valid for 12 months, पूरे साल के लिए होता है। As a convention, a vote on account is treated as a formal matter. देखो इस पे वोटिंग नहीं होती है क्योंकि पैसा तो चाहिए। As a formal matter and passed by the Lok Sabha without discussion. But passing for budget happens only after discussions and voting on demand for grant. बजट के लिए सब कुछ होता है, डिस्कशन भी, वोटिंग। वोट ऑन अकाउंट ऐसे ही पास कर दिया जाता है। तो ये देयर आर 3 डिफरेंसेस। ओके, आप चाहो तो इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना इस तरह से। ठीक है, रेवेन्यू, वोट ऑन अकाउंट आपको सिर्फ रेवेन्यू उसका देता है, एक्सपेंडिचर का, जबकि आपको वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों का देता है। वोट ऑन अकाउंट आपका 2 to 4 months के लिए वैलिड होता है, वो आपका 12 months के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन वोटिंग। यहाँ पे आपका डिस्कशन और वोटिंग दोनों होता है, डिटेल डिस्कशन। दीज आर 3 डिफरेंसेस। ओके, so this is your difference between full budget and vote on account. इंतरिम बजट क्या होता है? ठीक है, 2 टर्म हमने पढ़ ली, वोट ऑन अकाउंट एंड योर बजट। कई बार आपने देखा होगा कि इंतरिम बजट आपका आता है। व्हाट इज इंतरिम बजट? जब भी आपका इलेक्शन ईयर होगा, या फिर आपका कहीं वॉर हो गया, इस टाइम पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। देखो इलेक्शन जब होगा तो उसका उस पार्टी को नहीं पता कि अगली बार वही पावर में आएगी।
जैसे आपका 2014 में इलेक्शन हुए, 2019 में इलेक्शन हुए, अब 23 में होंगे। जब 2014 में इलेक्शन हुए होने वाले थे, तब ये बजट, लास्ट बजट जो दे के जाएगी बीजेपी, उस समय क्या थी, ठीक है। तो अगर कांग्रेस जो है वो पावर वो दे के जाएगी बजट, तो अगर आप बजट दे के जाओगे 2014 तक तो यूपीए ही थी पावर में, बजट दे के जाओगे, वो बजट आप फुल बजट नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत सारी स्कीम चला जाओ अपने नाम पे, तो अगर आपकी सरकार नहीं आई, 2014 में इलेक्शन हुए, यूपीए नहीं आई, बीजेपी आ गई, आपकी एनडीए आ गई, वो सरकार आते ही आपकी सारी चीजें चेंज कर देगी। तो ये इमोरल लगता है कि आप जाने वाले हो, फिर भी आप अपने नाम से स्कीम चला रहे हो या बड़े बड़े आप वादे कर रहे हो। तो जब इलेक्शन टाइम होता है, उस समय जनरली इंतरिम बजट लाया जाता है, छोटा बजट। ये होता एक साल के लिए ही है। अब इंतरिम बजट में क्या होता है, आप ज्यादा कुछ अनाउंस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप वापस से पावर में आए तो आप जुलाई में जाके, जब भी आपके इलेक्शन खत्म होने के बाद जुलाई में नया बजट दे दो, या फिर आप उसी बजट में कुछ ऐड कर दो। लेकिन अगर दूसरी सरकार आ गई तो वो तो सारा चेंज करेगी। तो आप है ना बजट को थोड़ा छोटा रखो। अब क्या होता है, इंतरिम बजट देने के बाद, जैसे मान लो 2014 के बाद आपकी एनडीए आ गई पावर, अब यहाँ पे इंतरिम बजट दिया गया था, ठीक है, यूपीए ने इंतरिम बजट दिया, छोटा बजट। अब इसके पास दो ऑप्शन है पावर में आने के बाद, या तो ये इसी को कंटिन्यू रखें, या फिर ये अपना नया बजट दें। तो इन्होंने क्या किया, अब आपको पता ही है, नई सरकार आएगी वो तो अपना बजट देगी, अपनी वाह भाई। तो फिर इन्होंने उस बजट को डिसकंटिन्यू करके उस अपना बजट दिया। तो इंतरिम बजट को अगली सरकार जो पावर में आ रही है वो कंटिन्यू भी रख सकती है, और चाहे तो उसमें चेंज भी कर सकती है। अब मान लो किसी से वॉर हो रहा है आपका, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उस समय हमें नहीं पता कि टैक्स में कितना पैसा आएगा, एक्सपेंडिचर हमारा किस तरीके से होगा, कितना भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। उस समय सारी कंट्री, आपकी कंट्री का ध्यान तो पूरी वॉर की तरफ है, तो आप कोई बहुत बड़ा बजट नहीं ला सकते हो कि आप टैक्स वगैरह का सब कुछ बता सको। उस समय भी आप इंतरिम बजट लाते हो, छोटा बजट, कि जब वॉर ओवर हो जाएगा तो उसके बाद हम मेन बजट लेके आएंगे, फुल बजट। तो इंतरिम बजट होता तो बजट ही है, होता बजट ही है इंतरिम बजट, ठीक है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा छोटा बजट होता है। वोट ऑन अकाउंट बजट के टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट। ये इस ऐस क्या मतलब है इन चीजों का, कभी भी होता हो, आपको वोट ऑन अकाउंट पता होना चाहिए कौन से टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है। कोई वो क्या कहते हैं, शुभ मुहूर्त थोड़ी ना निकाले उसके लिए, ठीक है। वो आपका जब बजट होता है तभी होता है, ओके। वोट ऑन अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ बजट, वोट ऑन अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ बजट। सो इंतरिम बजट जो होता है आपका, वो एक साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर नई सरकार आए तो उसको बदल सकती है, ठीक है, समझ गए आप बात को, छोटा बजट होता है। तो अगर आप देखो, एन इंतरिम बजट इज नॉट द सेम एज वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट नहीं होता है ये। While a vote on account deals only with the expenditure side of the government's budget, an interim budget is a complete set of accounts, including both expenditure and receipts. And interim budget gives the complete financial statement, very similar to a full budget. ठीक है। अब क्या हुआ, 2014 में इंतरिम बजट आया, उसमें यूपीए ने ज्यादा कुछ नहीं डाला, क्योंकि उसे पता था कि हम आएंगे पावर में या नहीं आएंगे, जब आ जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन वहां पे क्या है, सरकार चेंज हो गई, एनडीए आ गई, उसने पूरा बजट चेंज कर दिया, चलो मान लिया। अब 2019 में एनडीए थी पावर में, 2019 में एनडीए थी पावर में, फेब में आया आपका बजट, फेब में बजट आया, और आपने क्या किया, आपने एक बहुत बड़ी स्कीम अनाउंस कर दी। इसमें इंतरिम बजट के नाम पे आपको कम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत अक्कल लगाई और एक स्कीम लॉन्च कर दी पीएम किसान। और उसमें भी इन्होंने पैसा कब से दिया, आप फैब में बजट आ रहा है तो आपको अगले महीने, अगले फाइनेंशियल ईयर में पैसा देना चाहिए। देखो रूल ये है, अगर आपका फैब में बजट आया, जैसे फैब आपका 2019 में बजट आया, तो आप जो पैसा दोगे वो अगले फाइनेंशियल ईयर से दोगे, यानी 1 अप्रैल 2019।
क्योंकि वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 20 तक का बजट है। तो जो भी खर्चा होना है वो इस दिन से होना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पीएम किसान को कहां से आप पैसा दोगे, दिसंबर 18 से पहली किस्त दी इन्होंने, दिसंबर 18 से लेके और आपकी फेब तक, मतलब पुराने फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने किस्त दी। 6,000 रुपए मिलते हैं ना, 2-2 हजार रुपए करके। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का सबके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाल दिए। अब उसके बाद अगर इलेक्शन होंगे तो ये किसानों को पहले ही 2,000 रुपए मिल चुके हैं, किसको देंगे वो तो उसी को देंगे जहाँ से पैसा मिल जाए। और ये बात मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व की है कि इसकी वजह से काफी वोट बैंक बढ़ा था, क्योंकि किसानों को 2,000 रुपए बहुत होते हैं और आपने दिया भी कब, पीछे से, जबकि देना चाहिए था आपको 1 अप्रैल से। आपने दिसंबर से उनके अकाउंट में पैसा डाला। ठीक है, तो इंतरिम बजट सरकार पे डिपेंड करता है। अगर वो मोरल होगी तो वो छोटा बजट लेके आएगी, और अगर वो इमोरल होगी तो वो जानबूझ के ऐसी स्कीम्स अनाउंस करेगी ताकि हमें ज्यादा वोट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इंतरिम बजट हमेशा छोटा ही होता है। जो एनडीए का इंतरिम बजट था वो तो फुल बजट टाइप ही था। इंतरिम बजट हम नाम क्यों देते हैं उसका, इंतरिम बजट नाम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंतरिम बजट नाम देने का मतलब सिर्फ एक ही है कि उस समय इलेक्शन है, वॉर है, तो उसके बाद उस बजट में चेंज किया जा सकता है। इंतरिम बजट का ये मतलब होता है कि इंतरिम बजट जो है इज सब्जेक्ट टू चेंज, जबकि फुल बजट जो आता है वो पूरा एप्लीकेबल। ठीक है, अब इसके बाद पावर में आई ये सरकार तो इसने अपने खुद के इंतरिम बजट को चेंज कर दिया, उसमें काफी कुछ चीजें ऐड करी, जुलाई में नया बजट दिया है। ठीक है, तो मतलब बजट आप अपने हिसाब से अपने खुद के इंतरिम बजट को भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वापस से पावर में आ गई तो इसको नई चीजें ऐड करनी थी तो इंतरिम बजट में चेंज कर दी। पीएम किसान तो रही, लेकिन बाकी कुछ चीजें जो अनाउंस करनी थी वो भी करी, क्योंकि आपको अब तो इनको पता है इनको रहना ही है। ठीक है, 5 साल रहना है तो 5 साल में आराम से। अब आपका 19 में हुआ ना, उसके बाद 24 में है ना, 23 लिख गया था, 24 में 5 साल के लिए रहती है सरकार। तो ये आपका इंतरिम बजट है। ठीक है, क्लियर। अब वोट ऑन अकाउंट और इंतरिम बजट में डिफरेंस, ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस है। Vote on account is passed due to cash problem between February to April when budget is passed। ठीक है, बजट पास होने में टाइम लगता था तो 2 महीने के लिए, अगर ज्यादा लगे तो 4 महीने के लिए। इंतरिम बजट कब पास होता है, पास ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम और एक्सट्रीम सिचुएशन सच एज वॉर, when it is immoral for the outgoing government to make drastic changes। ठीक है, इमोरल, अगर उसको लगता है कि यार हम ज्यादा चेंज करेंगे, अगली सरकार आएगी, ठीक है, तो काफी एम्बेरेसिंग फील होगा वो अगर हमारा चेंज कर देगी सारी स्कीम्स को। लेकिन कई लोग करते भी हैं, फुल बजट की तरह ले आते हैं इंतरिम बजट में। ठीक है, तो इंतरिम बजट का मतलब ये होता है कि आप जब इलेक्शन टाइम हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो तो आप फुल बजट नहीं ला सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, तो आप एक छोटा बजट लाते हो। बाकी जब सब चीजें स्टेबल हो जाएगी तो उसको बड़ा बजट बनाया जा सकता है। ये सिर्फ आपको एक्सपेंडिचर परमिशन देता है, गिव्स ओनली एक्सपेंडिचर परमिशन। जबकि ये आपका क्या होता है, इट इज सिमिलर टू फुल बजट, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर पास्ड अलोंग विथ वोट ऑन अकाउंट। बजट जब भी पास होगा उसके साथ वोट ऑन अकाउंट तो होगा ही होगा। जब पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर हम टाइम पे पास कर देते हैं। इसकी वैलिडिटी रहती है 2 to 4 months। इसकी वैलिडिटी इज होल ईयर, कंप्लीट ईयर, अनलेस चेंज्ड बाय द न्यू गवर्नमेंट। Okay, so these are three differences between your vote on account and interim। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 डिफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नाउ हाउ पार्लियामेंट कीप्स ए चेक ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, तो मैंने आपको बोला था, मैंने आपके लिए 5 पॉइंट वहां पे 5 दे रहा, 5 पॉइंट कैसे गवर्नमेंट पे आपकी पार्लियामेंट नजर रखती है।
लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव पे नजर रखता है। तो सबसे पहला हो गया आपका वोट ऑन बजट। जब बजट आपका आता है तो लोकसभा, ठीक है, उस पर देखते ही पूरा डिस्कशन होता है। तो पहले तो ये हो गया कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बजट में क्यों डिस्कशन होता है दोनों, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप मर्जी से अपनी मर्जी से कुछ उल्टा सीधा पैसा तो खर्च नहीं करते। तो इसलिए वहां पे कोई मिनिस्ट्री ज्यादा पैसा तो नहीं मांग रही है, करप्शन तो नहीं है, ठीक है। अगर आप 100 करोड़ है और आपने अगले साल 200 करोड़ मांग लिए, तो क्या जो डिमांड है वो रैशनल है या नहीं है, ये सब चीजें बजट में डिस्कस होती है। फिर आपके पास 3 कमेटी है, आपने पॉलिटी में पढ़ी हो। ये तीनों कमेटी चेक करती है, ठीक है, क्या होता है, ऑडिट करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी, और तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये देखती है कि जो पैसा दिया गया है वो इकोनॉमिकली और जुडिशियसली यूज हुआ है या नहीं हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर वाले आपको 5,000 रुपए दें, आपने बुक्स के लिए पैसे मांगे 5,000, आपसे आके आपका हिसाब लें पूरा, और आपसे बोले बुक्स दिखाओ जो बुक्स है। अब वो आप अगर सारी बुक्स आपके सिलेबस की लाए हो जो जरूरी है, जो बताई गई है, तो ठीक है। अब अगर आप रमेश सिंह ले आए जिसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, या आप कोई दत्त एंड दत्त, हाँ एक दत्त एंड कपिला करके भी आती दो बुक, वो ले आए जिनकी जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, आपने जुडिशियसली पैसा यूज नहीं किया। इकोनॉमिकली तो किया आपने, आप बुक तो वही लाए जो सिलेबस की है, लेकिन ये जुडिशियसली नहीं है। इनसे बेटर था कि आप कोई और दूसरी बुक ले आते, जैसे आपकी एक आती है संजीव कुमार करके आती है शायद, मतलब जो बुक आपको पढ़ने में भी मजा आए, पतली भी बुक हो और जिसमें कॉपी पेस्ट ना किया। इनमें तो कॉपी पेस्ट होता है रमेश सिंह में। तो आप जुडिशियसली जब पैसा यूज करते हो, इसका मतलब आप जो मिनिमम रिसोर्सेज आपको चाहिए उनको लाते हो आप, ये नहीं कि आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया। तो यहाँ पे भी ये देखते हैं कि किसी स्कीम के लिए मान लो 100 करोड़ दिए गए, आपने वो 100 करोड़ खर्च तो की है, लेकिन क्या आपने जुडिशियसली खर्च किए, जिसको जाना चाहिए था उसको गया, क्या आपने पैसा बचाया, लीकेज आपने बचाई, ये सब चेक करती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये खर्चा होने के बाद चेक करती है, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, बाद में करती है एक्स पोस्ट फैक्टो। अब बाद में करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट दे देती है, अब उस पर एक्शन हो ना हो वो अलग बात, लेकिन दिक्कत यही है कि ये खर्चा होने के बाद अपनी रिपोर्ट्स बनाती है। तो ये तीन आपकी है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसको जरूर पढ़ लेना। इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 होते हैं मेंबर, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 22 होते हैं, और एस्टिमेट कमेटी में 30 होते हैं, ठीक है। ये आप जरूर पढ़ लेना पॉलिटी की बुक से, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये पॉलिटी का पार्ट है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ये मैं आपको सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स पढ़ा रहा हूँ, ये भी हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी आ गया, इसलिए मेरे को ये चीज पढ़ानी पड़ती है। तो आज का आपका होमवर्क है, आप इन तीनों कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। दिस थ्री कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो, कंट्री में सबसे, हर किसी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हम ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, सही बात है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। आजकल के जमाने में आपको हर चीज खरीदने के लिए इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म हो चुका है, आपका भी मन करता है कि मैं ये चीज खरीदूं, तो आप मिनिमम तो खरीदने के लिए आपको कम से कम मिनिमम तो अमाउंट चाहिए। तो वही वाली बात है, पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए पैसा किस तरह से खर्च कर रही है सरकार, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो पहला तो आपका बजट में होता है, दूसरा ये अकाउंट्स कमेटी होती है। फिर आपके डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज पूरा स्क्रूटिनी करती है बजट की, कि भाई सही से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर बजट के बाद में आपका ऑडिट किया जाता है सीएजी के द्वारा। जिन जिन कंपनीज को पैसा मिलता है, जहां जहां स्कीम्स में पैसा मिलता है, वहां पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आपका ऑडिट करता है, सीएजी। इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, सीएजी के बारे में, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सीएजी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीएजी की कौन सी पावर्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।
सीएजी एंड अटॉर्नी जनरल दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहते हैं हमेशा, तो इनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, सीएजी ऑडिट करता है, ठीक है, बाद में कि आपने पैसा सही से खर्च किया या नहीं किया। बहुत सारे चेक है, ये भी चेक है, ये दूसरा चेक है, ये तीसरा चेक है। और सीएजी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हेल्प भी करता है, इसलिए इसको फिलोसफर एंड गाइड बोलते हैं टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी वही देखती है खर्चा ढंग से हुआ है, तो वो इससे हेल्प लेती है सीएजी से। ठीक है, तो सीएजी इज ए फिलोसफर एंड गाइड टू दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फिर उसके बाद ये कट मोशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, कट मोशंस होते हैं, उनसे आप चेक कर सकते हो कि किसी में एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है तो उसको कट करवा सकते हो। किसी पॉलिसी को आप लेके आप नाराज हो तो आप टोकन कट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कट मोशन। तो ये आपके पांच, जब भी कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि पार्लियामेंट, ये लेजिस्लेट, ये एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है, यू हैव टू राइट डाउन ओनली दीज 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, वोट ऑन बजट बाय लोकसभा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रिस्प आंसर, no need to beating around the bushes. If you will beat around the bushes, you will not get marks. Right to the point. ठीक है, that is the demand, because you will get limited time. आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट लिख देना, ये आदमी को ये बनाने की जरूरत नहीं, सर्किल में गवर्नमेंट लिख के आप इस तरह से बना सकते हो, दैट विल सेव टाइम एंड इट विल लुक गुड। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको। अब जब आपकी हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं वहां पे यही चीजें मिस हो जाती है, इसलिए कई बार मैं सोचता हूँ कि प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया पॉसिबल। ऑफलाइन में बस ये डिक्टेट तो हम कर देंगे, लेकिन ये जो आपको जिस तरह से प्रेजेंटेशन है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अकाउंटेबिलिटी में। इसके बाद बजट डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी बजट पेश होगा, जो इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने लिखे हैं, लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स presented to the parliament beside the finance minister's budget speech। एक तो बजट स्पीच होती है सबसे पहले। ठीक है, आप ये सब जाके पीआईबी पे देख सकते हो, पीआईबी पे ये सब कुछ आपका बजट का पड़ा होता है। अब वो अलग बात है, आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं समझाऊंगा उसके बाद समझ आ जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हो, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट, जिन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे आया होता है उसी से क्वेश्चन आता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, इसमें काफी टॉपिक्स होते हैं तो उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका बजट जो है, इसमें बजट स्पीच होती है, आप जाके पीआईबी पे देख सकते हो कि निर्मला सीतारमन ने क्या बजट स्पीच दिया। ठीक है, वो तो बोल बच्चे नहीं होते हैं कि हम अच्छा बजट लाए हैं मिडिल क्लास के लिए भी, सबके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, वो छोड़ो। वो तो हम भी दे सकते हैं। पहला उसमें होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आर्टिकल 112। दूसरा होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, उस पर वोटिंग होती है, सारी मिनिस्ट्रीज को जो पैसा चाहिए। तीसरा होता है फाइनेंस बिल, आर्टिकल 265। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल भी होता है। ठीक है, फिर एक होता है ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने इसी साल 2020 में, मतलब पिछले साल जो प्रीलिम्स हुआ था लेटेस्ट वाला, कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो होता है वो किस आर्टिकल के अंडर प्रेजेंट किया जाता है। तो किस आर्टिकल के अंडर प्रेजेंट किया जाता है, 1। ठीक है, मेन तो बजट ही है ना, इसके अंडर ही ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो बजट के अंडर अंडर जो एक और है आपके, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड अंडर द बजट अंडर आर्टिकल 112। अब मैक्रो इकोनॉमिक, ये तो आपको पता चल गई तीनों चीजें, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट क्या होता है, आपको ये वर्ड दिख रहा है मैक्रो इकोनॉमिक, मैंने आपको एक बुक लेने को बोला था 12th एनसीईआरटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अब मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या आता है जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं? क्या क्या आता है? एक तो आता है इन्फ्लेशन, दूसरा आता है जीडीपी ग्रोथ, तीसरा आपका आता है मॉनेटरी पॉलिसी, चौथा आपका आता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। अब समझो, इन्फ्लेशन के डेटा होंगे इसमें, और ये लिखा होगा कि किस तरह से हम फाइट करेंगे, पहले कितना इन्फ्लेशन रहा, अब कितना है। जीडीपी के बारे में डेटा होगा, जीडीपी कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ी है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में होगा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई थी, उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है नहीं किया है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के बारे में होगा कि बैंक के एनपीएस वगैरह कितने हैं, नॉन बैंकिंग किस तरह से काम कर रही है। यानी हमने इससे पहले वाला जो पार्ट पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग, वो हमने मैक्रो इकोनॉमी का ही पार्ट है। उसमें हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, उसमें हमने बैंकिंग नॉन बैंकिंग पढ़ा। जीडीपी अभी हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन ग्रोथ के बारे में तो हमने पढ़ा कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन किस तरह से रिलेटेड है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है उसमें ये सारी चीजें होती है। आपको मैक्रो इकोनॉमी से समझ आ जाना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब ही है आपका, और भी इसमें जैसे आपका और भी होते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमी के आप बुक उठाओगे ना तो उसमें क्या क्या टॉपिक है। ये टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, बजट, फिर इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब चीजें इसमें आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये सब चीजों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। भले से आप जाके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, हमारे काम का नहीं है। हमारे पेपर के जो काम की चीजें वो आपकी स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगी, बल्कि ज्यादा ही मैं आपको बता रहा हूँ। इतना मैक्रो इकोनॉमी लिख के छोड़ देते हैं लोग, ये नहीं बताते इसके अंदर क्या होता है। मैंने आपको बता दिया मैक्रो इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमी वाली चीजें होंगी। ठीक है, और इसके बाद आता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। अब मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, देखो एक तो साल के लिए होता है आपका बजट, तो 2021-22 का ये बजट ऊपर वाला। लेकिन मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी आपको अगले 4-5 साल के लिए बताती है कि आपको फिस्कल डेफिसिट को कितना रखना है। मतलब जैसे आपका नीति आयोग बनाता है ना 15 साल के लिए, उसने बनाया एक्शन प्लान, फिर उसमें आपके 7-7 साल के दो होते हैं प्लान, फिर उसमें भी 3-3 साल के प्लान होते हैं, 3-3 के 5 प्लान। ठीक है, तो ये सबसे छोटे प्लान, फिर इससे बड़े, फिर सबसे बड़े। ठीक है, ये 3-3 साल के इम्प्लीमेंट होंगे, तभी 7 साल का इम्प्लीमेंट होगा, जब 7 साल के इम्प्लीमेंट होंगे तब 15 साल। तो यहाँ पे अगर आप 21-22 में ये टारगेट दिए होते हैं यहाँ पे हर साल के कि आपको इतना फिस्कल डेफिसिट रखना है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब रिलेटेड टू बजट, फिस्कल डेफिसिट कितना रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, दिखाता हूँ कैसा डॉक्यूमेंट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देख रहे हो, FRBM। FRBM यहाँ पे फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, एंड बजट मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे। एंड बजट मैनेजमेंट, यहाँ देखो, यहाँ टारगेट दिए गए थे फिस्कल डेफिसिट के और आपके रेवेन्यू डेफिसिट के। ये देखो, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, क्या टारगेट दिए गए थे? 3.4, 3.8, 3.5, ये टारगेट आपके इस तरह से देखो। 2018-19 के लिए, अभी नया वाला भी दिखाएंगे, अभी ये वाला देखो। 2018-19 के लिए दिया गया था 3.4%, फिर 2019-20 के लिए 3.8% दिया गया था,
फिर 2021 के लिए 3.5, 22-23 के लिए 3.3, और आपको 2022-23 तक 3.1% करना है इसका डेफिसिट। ये एफआरबीएम टारगेट दिए गए थे एनके सिंह पैनल। जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी, लेकिन गवर्नमेंट कर पाई क्या? नहीं कर पाई, बीच में कोरोना आ गया। ये टारगेट क्या है, दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स पे लिमिट रखे। ऐसे रेवेन्यू डेफिसिट के लिए टारगेट दिए गए 2.4, फिर 2.4, फिर 2.7, ठीक है, ये हमारा रहा 2.7, फिर 2.3, 1.9 आपको लाना था, ठीक है। ये आपके टारगेट इन्होंने दिए, लेकिन इससे पहले जो टारगेट थे, रिवाइज टारगेट, इससे पहले टारगेट थे वो 2.5, तो आपको क्या करना था, इसको करना था फिस्कल डेफिसिट को, और 1.8 आपको रेवेन्यू डेफिसिट को करना था। ये क्या रिवाइज हो जाता है। तो ये आपका मीडियम टर्म वाला है, देखो 1 2 3 4 5 साल के लिए दिए हुए, जबकि बजट में हम पढ़ते हैं सिर्फ उसी साल के, ठीक है। तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी में आपके 4-5 साल के टारगेट होते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको। अब हम वापस से अपने उसी पे चलते हैं। ठीक है, T2 बजट डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हो गया सारे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। हाँ मिलेगी आपको, इसका मिलेगा स्क्रीनशॉट, वो आपको मिलेगी पीपीटीज। लेकिन अभी क्या है, बजट की पीपीटीज मैं ना उसमें ऐड कर रहा हूँ कुछ चीजें, तो उसके बाद आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। मिलेगी आपको उसकी पीपीटीज मिलेगी, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं लिख के समझाता हूँ, उसका तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी होता है, यहाँ पे आपका टारगेट अभी हमने देखे ना 5 साल के लिए होता है, जैसे 2018-19, फिर 19-20, उन्होंने दे रखा है एक टारगेट कब तक, 22-23 तक। वो आपको बोलते हैं कि आपको इतना फिस्कल डेफिसिट अचीव करना है। और ये आपको पता है एफआरबीएम एक्ट हमारा आया था 2003 में, 2003 में आया था, और उसने बोला था कि आपको 2008 तक अपना फिस्कल डेफिसिट 3% करना है। लेकिन गवर्नमेंट कभी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाती। क्यों नहीं अचीव कर पाती? इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, चाइना और पाकिस्तान है हमारे सबसे अच्छे दोस्त, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप क्या क्या करोगे, किस किस से लड़ोगे? अब कोरोना आ गया, आपको उधार लेना ही पड़ेगा पैसे, तो कैसे फिस्कल डेफिसिट अचीव होगा? अभी हम देखेंगे नया वाला फिस्कल डेफिसिट तो डबल से ज्यादा हो गया, ठीक है। नए वाले टारगेट देखेंगे, अभी सब चीजें वापस से रिपीट होंगी, ये स्लाइड्स वापस आएंगे, अभी तो सिर्फ मैंने आपको दिखाया, वापस एक्सप्लेन करूंगा। जब फिस्कल डेफिसिट में हम जाएंगे तो इन चीजों को वापस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चिंता नहीं करो, अगर अभी आपको समझ नहीं आया वो बाद में समझ आ जाएगा। वैसे समझने वाली इसमें ऐसी कोई है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 साल आपको एक टारगेट दिया होता है कि इस समय तक आपको इतना अचीव करना है, लेकिन गवर्नमेंट कभी अचीव नहीं कर पाती, जितना टारगेट होता है उससे ज्यादा बोरिंग्स होती है। ये रीजन है उसकी। इतनी सारी आपने स्कीम चला रखी है, चाइना पाकिस्तान से आपको लड़ना ही लड़ना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका गड्ढे में गया हुआ है, आपके एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, फिर क्या करोगे आप? ठीक है। तो फिस्कल डेफ, और अगर आप उधारी भी लेते हो, देखो फिस्कल डेफिसिट बुरा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था फिस्कल डेफिसिट इज गुड इफ यू आर यूजिंग मनी फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन। अगर आप मनी से कैपिटल एसेट्स बना रहे हो तो फिस्कल डेफिसिट इज गुड। जैसे मान लो मैंने 100 करोड़ उधार लिया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 100 करोड़ उधार लिया और 100 करोड़ से मैंने कोई एक बिजनेस शुरू किया, जो मेरे को अगले साल 100 करोड़ का बजाय 110 करोड़ कमा के दे रहा है हर साल। तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं इकोनॉमी को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ, मैं अपना लोन भी चुका दूंगा, जो भी है सब। लेकिन आपने ये 100 करोड़ खर्च कर दिया ऐसे ही इधर उधर, गाड़ी खरीद ली महंगी, महंगा बंगला खरीद लिया, ठीक है, ऐसे कोई छोटी मोटी लेक खरीद ली, ठीक है।
अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो वो पैसा गड्ढे में गया। तो यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है वो इसलिए फालतू की स्कीम, ठीक है, मिनिस्टर्स इधर उधर खर्चा करते हैं फालतू का, जाते हैं 5 स्टार होटल में रुकते हैं, ठीक है, जबकि वहाँ पे सर्किट हाउस होता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। और चाइना पाकिस्तान का तो आप लड़ना ही लड़ना है उनसे, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। समझ गए बात को। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट इसलिए हाई रहता है। फिर कोरोना आ जाएगा, किसी को नहीं पता था, नो बडी न्यू अबाउट इट। ओके, क्लियर है, आगे आएगा डिटेल में, डोंट वरी। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, बजट में, ठीक है, वो देख लो। बता चुका हूँ वैसे तो मैं आपको, 3 साल का डेटा होता है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the document as provided under Article 22 shows the estimated receipts and expenditure of the government of India for 21-22, इसके लिए दिखाएगा। In relation to estimate for 2021 के लिए दिखाएगा, उससे पिछले साल के लिए। Also the actual expenditure for the year 29-20, 3 साल के लिए दिखाएगा, जो अभी वाला नया होगा 29-20 के लिए, 20-21 के लिए, और 21-22 के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका एस्टिमेटेड दिखाएगा, इसका रिवाइज्ड दिखाएगा, ठीक है। रिवाइज्ड और इसका एस्टिमेटेड दोनों दिखाएगा, एस्टिमेटेड और रिवाइज्ड, और इसका एक्चुअल दिखाएगा, ठीक है। ये डेटा होता है, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस करते हैं। फिजिकल डेफिसिट सिर्फ बोरिंग्स दिखाता है, ओनली बोरिंग्स, ओनली बोरिंग, मार्केट बोरिंग्स जितनी होंगी वो फिजिकल डेफिसिट है, ये दिमाग में बिठा लो। फिजिकल डेफिसिट मींस मार्केट बोरिंग्स, ओके। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक खरीदी होगी, जो मैंने बताया जो उसमें 6 चैप्टर्स हैं, उसमें जो आपका बजट वाला चैप्टर है, उसमें आपको ये पूरा स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है, तीन तीन आपके ईयर्स का। वहां पे आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और अच्छे से दिए हुए। वो आपको वहां जाके पढ़ोगे, आपको समझ आएगा। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ना, अच्छी बुक। अब आपको समझ आएगा सब कुछ, ठीक है। बजट में और क्या होता है, रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट्स, ठीक है, जो भी आपका पैसा आया, ठीक है, कहीं से भी, वो 3 आपके फंड में दिखाया जाता है, आया या खर्च किया। पहला है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा है आपका कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तीसरा है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ। 3 आपके फंड है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिंजेंसी, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, किसमें कौन सा पैसा होता है, वो आगे देखते हैं, ठीक है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक खास बात क्या होती है, ये समझो आप बात को। इसको मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं हटा रहा हूँ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की खास बात क्या होती है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको अलग दिखाना है। ये बात दिमाग में बिठा लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको अलग दिखाना है। आर्टिकल 112 ये कहता है। अब वहां क्यों कहता है ये तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कहता है। ऐसा इसलिए कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दिखाता है कि हम पैसे को किस तरह से खर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खर्चा हमारा यही होता है, वेस्टेज। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जो टैक्स आया उसको आपने किस तरीके से खर्च किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेन खर्चा है, जो दिखाता है कि कितना खर्चा हुआ। क्यों? क्योंकि ये खर्चा जो हो रहा है, इससे कैपिटल एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे, इससे कोई भी कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ये ऐसे ही जा रहा है। जैसे आपको मैंने 100 करोड़ दिया, आपने ऐसे उड़ा दी, इधर उधर दे दिए दोस्तों पार्टी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो। कैपिटल वर्ड जहां पे यूज होगा मतलब आप एसेट क्रिएट करो। कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कैपिटल वर्ड यूज होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए, रेवेन्यू यूज होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे ही जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे,
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी दो पार्ट है, एक करंट पार्ट है और दूसरा पार्ट है आपका कैपिटल। इसको मैं आपको दूसरी स्लाइड में समझाता हूँ, इसको हटा देता है, समझिए। ये आपका बजट है या आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। आप ऐसे याद रखो, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए, डेली बेसिस पे यहाँ पे पैसा चेंज होता है, और कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म के लिए। इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंपेयर कर सकते हो, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को इससे कंपेयर कर सकते हो। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करंट होता है और एक कैपिटल होता है, उसमें भी ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ये पैसा जो है ये अपना पैसा है, ये अपना पैसा है, खुद का पैसा है, मतलब ये क्या है? गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, कमाया हुआ। यहाँ पे पैसा क्या होता है? काफी कुछ उधारी का पैसा होता है, डेट का पैसा होता है। यहाँ पे डेट का कुछ नहीं, यहाँ पे सारा अपना कमाया हुआ, यहाँ पे डेट का होता है। ऐसे यहाँ पे भी ये पैसा अपना है, ये गवर्नमेंट का है, और यहाँ पे जो होता है उसमें डेट का पैसा होता है। तो मुझे आप बात, ठीक है, कुछ पैसा अपना भी होता है लेकिन डेट का भी पैसा होता है। तो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है ना, खुद का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कमा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उधारी वाला तो इंपॉर्टेंट, वो तो वापस देना है। तो हमारे लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? ज्यादा रेवेन्यू। और यहाँ पे भी हमारा कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? करंट। इसलिए हम करंट अकाउंट डेफिसिट को अकाउंट देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा, इसमें हमेशा सरप्लस रहता है, ये हमेशा हमारा प्लस रहता है। बाहर से हम पैसा जो लाते हैं, उधारी में जो पैसा लाते हैं, एफडीआई एफआई, ये प्लस रहता है, ये हमेशा हमारा माइनस रहता है ज्यादातर। लेकिन ये प्लस रहना चाहिए, क्योंकि ये प्लस है लेकिन ये हमारा पैसा नहीं है, तो एक दिन जाना है छोड़ के देश को। और कैपिटल जब देश से जाता है तो देश की इकोनॉमी आपकी डूब जाती है। ये पैसा आपका है, जैसे आप कमाते हो 1 लाख रुपए, वो आपका पैसा है, उस पर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, किसी को उधार नहीं देना, कोई चिंता नहीं है, इसको आप अपने तरीके से खर्च कर सकते हो। या 1 लाख आप उधार लाए, अब आप पे लाइबिलिटी हो गई, उसका आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, साथ में 1 लाख भी चुका, वो आपका किसमें आएगा? इसमें, कैपिटल। ठीक है, तो आपका डेट वाली जैसी चीजें तो कैपिटल में आती है। रेवेन्यू आपका पैसा। अब रेवेन्यू के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंड, रेवेन्यू रिसीट, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस वाले पार्ट को आपको अलग से दिखाना है। आप इन तीनों को एक साथ दिखाओ भले से, इसको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को एक साथ दिखा दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप अलग दिखा दो, इनके साथ दिखा दो, लेकिन जैसे इन तीनों को एक साथ इधर दिखा दो। लेकिन इसको आपको अलग से दिखाना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो आर्टिकल 112 होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा यही होता है। पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कंपोनेंट है जिसका खर्चा होता है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो हमने लोन लिए हुए हैं उस पर हमें इंटरेस्ट पेमेंट देना होता है। लोन का लिए हुए होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे देना है, और वो जाता कहाँ से? इन रिसीट से जाता है। और ये सबसे बड़ा पार्ट बनाता है इंटरेस्ट पेमेंट, इसका मतलब आपके लोन बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ दिखना चाहिए कि भाई आप कहाँ खर्च कर रहे हो। तो ये तो कुछ एसेट क्रिएट नहीं कर रहा। दूसरा, आप देते हो स्टेट्स को पैसा, स्टेट्स को जो ग्रांट देते हो, अब स्टेट्स को जो ग्रांट देते हो उसमें स्टेट्स कौन सा कैपिटल क्रिएट कर, कौन सा एसेट क्रिएट करते हैं? वो भी ऐसे इधर उधर स्कीमों में इधर उधर। हाँ, यहाँ पे ये है कि कुछ एसेट्स क्रिएट हो सकते हैं,
हो सकता है स्टेट कुछ पैसों का एसेट्स क्रिएट करे, तो यहाँ पे सम कैपिटल एसेट्स में आपका हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। और ये स्टेट्स को ग्रांट किस हिसाब से देता है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। फाइनेंस कमीशन बोलता है कितना पैसा देना है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है, आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अभी इसका चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। और अभी के हिसाब से स्टेट्स को कितना पैसा देना है, स्टेट्स को कितना पैसा देना है, 41%। और 1% देना है आपकी J&K और लद्दाख यूटी को। टोटल कितना हो गया, 42%। तो मान लो स्टेट ने 100 रुपए कमाया टैक्सेस वगैरह से, तो उसमें से 42 रुपीज तो वो सेंटर ने 100 रुपए कमाया, 42 तो स्टेट्स को देते हैं। ये आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अब इससे हमें क्या समझ आया, और भी पॉइंट है इसमें, वो अभी जरूरत नहीं, वो आगे आ जाएंगे। आपको समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्सपेंडिचर हमारा अलग से दिखाना पड़ता है। अब समझो बात, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो बात को। ये जो आपका रेवेन्यू रिसीट है, और दूसरा आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू को हम TR लिख देते हैं, TR। टोटल रेवेन्यू कितना है मेरे पास, रेवेन्यू रिसीट को RR लिख देते हैं, कैपिटल रिसीट को CR लिख देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को RE लिख देते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को CE लिख देते हैं शॉर्ट। मेरे पास टोटल रिसीट कितनी है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, TE, टोटल एक्सपेंडिचर TE लिख देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपकी टोटल रिसीट है, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। मेरा बजटरी डेफिसिट क्या होगा, टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट क्या है मेरी, RR प्लस CR, उसमें से क्या माइनस करना है, RE प्लस C, ठीक है, ये आपको माइनस करना है। ये नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। ये नेगेटिव आएगा, जितना आएगा उतना आपको उधार लेना है, उसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये जितना उधार आएगा उतना आप मार्केट बोरोइंग्स करोगे ना। जैसे मान लो 100 रुपए ये मेरी कमाई है दोनों मिला के, और मैं दोनों मिला के 120 खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया -20। ये -20 जो पैसा आपके पास कम है वो तो आप उधार लेके आओगे ना। खर्चा अगर आपने 120 किया है तो 20 रुपए उधार लेके आए, जो 20 रुपए उधार लेके आए वही आपका फिस्कल डेफिसिट है मार्केट को। तो फिस्कल डेफिसिट आपको समझ आ गया, ठीक है। ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटाते हैं और कुछ और चीज समझाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो बात। ये आपका इधर रेवेन्यू, ये आपका बजट था 112, इधर आपका रेवेन्यू पार्ट था, रेवेन्यू पार्ट में रेवेन्यू रिसीट और साथ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपका कैपिटल पार्ट में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने फिस्कल डेफिसिट तो निकाल दिया, तो फिस्कल डेफिसिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट को BD लिखते हैं प्लस मार्केट बोरोइंग्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बजटरी डेफिसिट को हम हमेशा 0 बना देते हैं। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 100 रुपए हमने कमाए, 120 खर्च किए, लेकिन जब बजट आएगा ना तो वहां पे 100 रुपए की जगह कितना लिखा रहेगा, 120 -120
इज इक्वल टू 0, क्योंकि बजटरी डेफिसिट में तो आप इसका जितना कमाया उतना उधारी वाला पैसा यहाँ ऐड करके इसको जीरो कर देते हैं, तो बजटरी डेफिसिट आपको रियल पिक्चर नहीं देगा, वो तो जीरो होगा। लेकिन आपकी जो मार्केट बोरोइंग से -20, वो आपको कहाँ दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे आपका बजटरी डेफिसिट किस तरह से आएगा, 0 + 20, तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 20। आपने 20 रुपए उधार दिए। अब देखो, फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी उधारी दिखा रहा है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट को कम करना जरूरी है। इसलिए एनके सिंह पैनल ने एफआरबीएम बोलता है फिस्कल डेफिसिट को कम कर, एफआरबीएम एक्ट बोलता है फिस्कल डेफिसिट को आप कम कर। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये पैसा हमारा है, रेवेन्यू रिसीट पैसा हमारा है, और वो पैसा आप इधर खर्च कर रहे हो इंटरेस्ट वगैरह पे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, आपने कितना यहाँ पे कमाया, रेवेन्यू रिसीट, माइनस आपने यहाँ पे कितना खर्चा किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमारी कमाई तो कम है टैक्सेस वगैरह से, लेकिन हमारा खर्चा ज्यादा है, क्योंकि खर्चे में सबसे बड़ा पार्ट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, एक इंटरेस्ट पेमेंट आता है, दूसरा ग्रांट्स देते हो आप स्टेट्स को वो आता है, तीसरा सब्सिडीज आता है, डिफेंस पे जो खर्चा करते हो वो आता है, पेंशन जो देते हो वो आता है। तो आप देख लो सारे मेन मेन खर्चे यहीं पे। डिफेंस चाइना से लड़ना ही है, पाकिस्तान से लड़ना ही है, सब्सिडीज देनी है, गरीबी बहुत है, स्टेट्स को पैसा देना ही है, उनके पास टैक्सेस कम है, इंटरेस्ट पेमेंट देना ही है, लोन ले रखे हैं, और पेंशन तो देनी है, जिनकी पेंशन। ये सारा पैसा किससे जा रहा है, इस रेवेन्यू से जा रहा है। इसलिए यहाँ ये दिखना जरूरी है कि यहाँ पे सब्सिडीज में लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं डिफेंस पे आप जबरदस्ती की चीजें तो नहीं खरीद रहे हो, ग्रांट जो दे रहे हो आप वो ज्यादा तो नहीं दे रहे हो, स्टेट्स उसका कुछ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट पेमेंट आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, मतलब आपके लोन हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग से दिखाना जरूरी है। तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू रिसीट माइनस, और ये आपका आता है नेगेटिव, मतलब ये भी आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि आपके रेवेन्यू रिसीट तो कम है और ये ज्यादा है। ये जो नेगेटिव आएगा उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, हमने ज्यादा कमाया और कम खर्चा किया, तो हम कहते हैं रेवेन्यू सरप्लस। लेकिन इसको जीरो नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट दिखाई देता है, ठीक है, इसको इसमें चिंता करने की। फिस्कल डेफिसिट बस एक आपका है जहाँ पे बजटरी डेफिसिट को जीरो कर देते हैं, इसलिए हम फिस्कल डेफिसिट मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फिस्कल डेफिसिट मेजर करना है तो ये बजटरी डेफिसिट मेजर करो पहले, ये और ये और ये और ये दोनों को माइनस कर दो टोटल रिसीट में से, टोटल एक्सपेंडिचर को, तो आपको बजटरी डेफिसिट दे देगा। आपको रेवेन्यू डेफिसिट करना है तो इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दो। इसलिए ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोरिंग्स दिखाता है पूरी, और ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को शो करता है कि कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। इसलिए जो भी एफआरबीएम एक्ट होता है वो दो ही टारगेट देता है, या तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट देगा या फिर रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट देगा या फिर आपको रेवेन्यू डेफिसिट, दो और होता है डेफिसिट। ये ऐसी बात नहीं, एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है, अभी सब आएंगे। एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है और एक प्राइमरी डेफिसिट भी होता है। वो फॉर्मूले आपके पेपर में पूछे जाते हैं ये, लेकिन ये हमारे इस इतने काम के नहीं है, ये क्या है यहीं से ड्राइव हुआ है, ये इन दोनों से निकले, इन दोनों से निकले हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को अलग से हम पढ़ते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन ये दोनों किस पर डिपेंड है, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट से ड्राइव हुआ, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट से ड्राइव हुआ। आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वापस आएगा अभी, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये यहाँ पर पढ़ रहे थे हम, रेवेन्यू वाला पार्ट पढ़ रहे थे, इसलिए हमने इतना कहानी पढ़ी, ठीक है। रेवेन्यू वाले को आपको अलग से दिखाना है, रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, क्लियर। कंसोल पहले आप फंड पढ़ लेते हैं, कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया में क्या आता है, फंड में क्या आता है। आप इतना समझ लो कि जितना भी सारा पैसा है जो गवर्नमेंट कमाती है, और जो गवर्नमेंट का खुद का है, किसका है, जो गवर्नमेंट कमाती है टैक्स से,
गवर्नमेंट कमाती किससे? टैक्स से, लोन से, सेस लगा के, सरचार्ज लगा के। ये सब आपको आगे समझ आ जाएगा, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है। अभी के लिए गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस वगैरह लगा के पैसा लेके आती है, या फिर बाकी के आपके नॉन टैक्सेस से, मतलब जितना भी कमा रही है गवर्नमेंट, जितना भी पैसा कमा रही है, जो गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, खुद का मतलब वो वापस किसी को नहीं करता, वो खर्चा कर सकती है अपने हिसाब से, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, भले से लोन से लेके आई हो, भले से आपका सेस से लेके आई हो, उसको खर्च कर सकती है। ठीक है, खर्च कर सकती है। लोन वापस करना है आपको, वो अलग बात है, लेकिन उसको खर्च कर सकती है। ठीक है, लोन्स लोन्स पैसे वापस करने होते हैं, गवर्नमेंट वापस करती है, लेकिन ये पैसा वो है जो गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। पब्लिक को, पब्लिक का पैसा नहीं है, मतलब पब्लिक का नहीं है, लोन लेके आई है किसी कंट्री से या कहीं से, आरबीआई से, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिस्बर्समेंट मीन्स खर्चा जो करते हैं। ठीक है, हाँ, कैपिटल रिसीट में तो आपका भी देखेंगे ना, कैपिटल रिसीट में लोन्स होते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं कैपिटल रिसीट में आपके, वो चीजें देखेंगे। बोरोइंग्स होती है आपकी, साथ में डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा लेके आते हो वो होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें कैपिटल रिसीट में आती है। एक एक करके देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आपको सब समझ आएगा, आप सिर्फ समझते रहो। अभी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है उस पर स्लाइड्स बनी हुई होगी। ठीक है, डोंट वरी। डिसबर्समेंट मीन्स पैसा जो देते हैं, दोनों आता है ना, पैसा आता है और जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता भी है, वहां से जाता भी। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 266, याद रखना। ऑल रेवेन्यूज received by the government, loans raised by it, and also receipts from recoveries of loans granted by it together form the consolidated fund of India। इसमें सारा पैसा आता है, लेकिन यहां से पैसा निकालने के लिए यू नीड दी पार्लियामेंट अप्रूवल। मैंने पहले ही बताया था, उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल होता है। आर्टिकल 266। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड। ठीक है, इनकर्ड मतलब यहां से होता है, from the consolidated fund of India, and no amount can be drawn from the consolidated fund without due authorization from the parliament. You need parliament approval. पार्लियामेंट अप्रूवल। ठीक है, पार्लियामेंट अप्रूवल की आपको जरूरत होती है। एक बार आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आप पॉलिटी से भी पढ़ना, लक्ष्मीकांत से, खैर इससे ज्यादा नहीं लिखा, ये यही ज्यादा बेटर है, लेकिन वहां से आप वो पढ़ लेना, चार्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन कौन सा होता है, उस पर वोटिंग क्यों नहीं होती है, होती है तो क्यों होती है, वो वाला चार्ट एक्सपेंडिचर और अदर देन चार्ट एक्सपेंडिचर, वो चीज आप पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है लक्ष्मीकांत, सो ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है देख लो, ये सब आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? ऑल इनकमिंग मनी रिलेटेड टू टैक्सेस एंड लोन्स goes to CPI. It includes direct taxes, सेस, सरचार्ज। ठीक है, टैक्स लगता है, फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, फिर उसके ऊपर सेस लगता है। जो सेस होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। सरचार्ज आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर स्पेसिफिक। एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट फॉर, आगे डिटेल में आएगा ये सेस सरचार्ज, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे कैलकुलेट होती है इनकम टैक्स। जैसे मान लो आपसे लेता है, जैसे आपके पहले लगता था स्वच्छ भारत सेस, लगता था स्वच्छ भारत सेस। आप खाना खाने जाते थे तो वहां पे 50 पैसे स्वच्छ भारत सेस के ऐसे 0.5% या 0.5 पैसा लगता था। ठीक है, 0.5 मतलब 50 पैसा लगता था।
तो इस तरह से आपका सेस लगता है, और आपका एक कृषि कल्याण सेस भी लगता है। 0.5। अब ये क्या है, ये जो पैसा जा रहा है ये स्वच्छ भारत के लिए यूज होगा, मतलब फिक्स कर दिया आपने कि ये पैसा उसी के लिए यूज होगा, इसलिए इसको सेस कहते हैं। सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे कल को गवर्नमेंट कोरोना के नाम पे सेस लगाने लगता है, कोरोना वैक्सीनेशन सेस, वो कोरोना के लिए यूज होगा। सरचार्ज पे जो पैसा आता है जितना भी, सरचार्ज वाला पैसा गवर्नमेंट कहीं पे भी यूज कर सकती है, लेकिन सेस वाला पैसा आपने जो लिया है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा। जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। सेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए। सेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सरचार्ज इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो, सरचार्ज ऐसे है नाम है, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। सेस में लास्ट में एस आ रहा है, तो सेस में लास्ट में एस आ रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा जो एस है इसको आप स्पेसिफिक पर्पस समझ। सरचार्ज में तो एक ही एस है, तो एक एस है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, यहाँ पे दो एस है, तो एक एस आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, क्लियर। तो सेस और सरचार्ज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे कैलकुलेट करके बताएंगे किस तरह से लगता है, आपकी इनकम पे किस तरीके से लगेगा जब आप कमाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है आपका, डायरेक्ट टैक्सेस, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे सिर्फ सेस लगता है, उन पे सरचार्ज नहीं लगता है, क्योंकि अगर उन पे भी सरचार्ज लगा देंगे तो गरीब आदमी क्या करेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबको बराबर है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, सैलरी के हिसाब से होते हैं, इनकम के हिसाब से होते हैं। अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ तो मेरा टैक्स उस हिसाब से होगा, अगर मैं 20 लाख कमाता हूँ उस हिसाब से होगा, अगर मैं कुछ नहीं कमाता आपकी तरह स्टूडेंट हो तो मेरे पे कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब पे लगता है। आप साबुन खरीदो मैं साबुन खरीदूं, आप टूथपेस्ट खरीदो मैं टूथपेस्ट खरीदूं, सब पे बराबर टैक्स लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस सब पे बराबर लगते हैं, वो सबको इक्वली अफेक्ट करते हैं। साबुन आप खरीदने जाओगे, कोई भी ब्रांड का साबुन खरीदो, उस पर जितना आपको टैक्स देना है उतना ही रिक्शे वाले को देना है, उतना ही मैंने देना है, उतना ही अंबानी ने देना है, उतना ही अडानी ने देना है, बराबर है। लेकिन हम बराबर तो नहीं है सब, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में सब पे बराबर टैक्स लगता है, तो वो इसलिए रिग्रेसिव होता है। गरीब आदमी पे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, अमीर आदमी पे कम इम्पैक्ट, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो गरीब पे कम इम्पैक्ट करते हैं, अमीर पे ज्यादा करते हैं। अंबानी और अडानी होगा उनको ज्यादा टैक्स देना है, मैं हूँ मुझे उनसे कम देना है, आपको। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे सरचार्ज नहीं लगा सकते, अदरवाइज तो वो ज्यादा हो जाएगा, फिर गरीब आदमी कहाँ से देगा। हाँ, उन पे सेस लगाया जाता है, क्योंकि सेस काफी कम होता है। ठीक है, सेस लगाएंगे 50 पैसा 1 रुपया, ठीक है, तो सेस लगाते हैं कई कई जगह पे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके क्या होते हैं, सबको इक्वली अफेक्ट करते हैं। फिर सारे लोन्स जो भी आपने इंटरनली विद इन कंट्री रेज किए आरबीआई से लिए, ठीक है, विद इन कंट्री आप लेके आए, या फिर आप एक्सटर्नल डेट बाहर से लेके आए, तो सारा किसमें आएगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, सारा बड़ा बड़ा पैसा इसी में जाएगा। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं बचेगा, और सारे लोन्स जो आपने पहले किसी को दिए थे वो आपको वापस मिले, रिकवर किया आपने। लोन्स गवर्नमेंट सिर्फ लेती ही नहीं है, देती भी तो है, स्टेट्स को देती है, बाहर फॉरेन कंट्रीज को देती है, और उन पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कुबेर है, गवर्नमेंट कुबेर का खजाना है, सारा पैसा उसी में जाता है, जो बड़ा पैसा है वो सब उसी में जाता है, और वो पब्लिक का पैसा नहीं है, वो उसने अपने से अरेंज किया या अपने से कमाया हुआ है, तो इसमें सारा पैसा आपका जाता है। ठीक है, जो भी पैसा है वो सारा इसमें जाता है। अब आप आ जाओ पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट सिंपल है, आपका सारा बड़ा पैसा उसमें चला गया तो यहाँ पे छोटा पैसा जाएगा, स्मॉल, ठीक है, वेरी लिटिल मनी। और ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है पब्लिक को, यहाँ पे पब्लिक का पैसा होता है, इसलिए इसका नाम है पब्लिक अकाउंट। इससे भी कौन सा आर्टिकल डील करता है, 266। पैसा जहाँ पे है वहां पे ये 266। और पब्लिक अकाउंट में जो आपका पैसा जाता है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एज ए बैंकर एक्ट करती है। बैंक क्या करते हैं, बैंक में आप पैसा जमा कराते हो, आपका पैसा है, वो बैंक उनको यूज करता है, लेकिन जब आप लेने जाते हो आपको वापस मिल जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है, स्मॉल सेविंग्स के नाम पे, पोस्टल सेविंग्स के नाम पे,
प्रोविडेंट फंड्स के नाम पे, जैसे मेरा कटता है पीएफ में पैसा प्रोविडेंट फंड। स्मॉल सेविंग्स मैंने कहीं पे करा रखी है, छोटी छोटी सेविंग्स की स्कीम्स आती रहती है, और या फिर मैंने पोस्टल सेविंग्स कर रखी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी जो होती हैं वो सब जाती किसमें, आपके पब्लिक अकाउंट में। वहां से गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है, और जब आपका खत्म हो जाता है पीएफ का, आपका टाइम हो गया 20 साल के लिए पैसा था, 20 साल बाद गवर्नमेंट आपको दे देती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एज ए बैंक एक्ट करती है, एज ए बैंक, इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट एक्ट एज ए बैंक। ठीक है, और इस पैसे को निकालने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत है। पब्लिक अकाउंट का पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल। मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब आपको ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, आपने अपना पैसा दे रखा है कि 20 साल बाद दुगना हो जाएगा, आर केप्ट इन द पब्लिक अकाउंट। The public account draws its existence from Article 266 of the Constitution of India. Article important. Provident funds, small savings, collections, income of government set apart for expenditure, जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे खर्चा करना चाहते हैं, जैसे रोड डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, या फिर कुछ अदर स्पेशल रिजर्व फंड्स, ठीक है, कहीं और खर्चा करना चाह रही है, ये सारे एग्जांपल आपके पब्लिक अकाउंट के। समझो बात को, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक अकाउंट में कुछ स्पेशल अकाउंट क्रिएट कर देती है। जैसे रोड के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर दिया है, या फिर दूसरा प्राइमरी एजुकेशन के लिए या मिड डे मील के लिए कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि ये पब्लिक अकाउंट में, मतलब पब्लिक का पैसा है, लेकिन हम इसको किसके लिए यूज करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या इसके लिए। अब गवर्नमेंट ने ये पैसा फिक्स कर दिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और मिड डे मील के लिए। अगर पार्लियामेंट, मतलब ये गवर्नमेंट कोई भी स्पेसिफिक फंड क्रिएट करती है, ये स्पेसिफिक फंड हो गया ना, अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड क्रिएट करती है पब्लिक अकाउंट के अंदर, पब्लिक अकाउंट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक फंड क्रिएट करती है, और फिर उसके लिए अगर पैसा चाहिए, खर्चा करना है, तो पार्लियामेंट अप्रूवल लगेगा। पब्लिक अकाउंट में पार्लियामेंट अप्रूवल वैसे नहीं होता है, लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक अकाउंट क्रिएट कर दिया मिड डे मील के लिए या रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उसमें पैसा डाला कि ये पैसा उसी के लिए खर्च होगा, तब आपको पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो वो जरूरत नहीं। ये बात ध्यान रखना, ऑल दो पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर दिया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, देन यू नीड पार्लियामेंट अप्रूवल। इज इट क्लियर? ओके, तो आप एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि भाई पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, देन टू बोरो मनी फॉर, टू यूज मनी फॉर दैट पर्पस, यू नीड टू टेक द पार्लियामेंट अप्रूवल। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पब्लिक अकाउंट फंड्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट and have to be finally paid back to the persons and authorities who deposited them do not require parliamentary authorization for withdrawal। ठीक है, जो पब्लिक अकाउंट वाले हैं जो आपने डाले हुए ऐसे नॉर्मली, वो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर दिया है तो आपको जरूरत पड़ेगी। वो पॉइंट आप अलग से ऐड कर लेना, इफ स्पेसिफिक फंड इज क्रिएटेड देन पार्लियामेंट अप्रूवल इज नीडेड। इफ स्पेसिफिक फंड इज क्रिएटेड then parliament approval is needed, then parliament approval is, अगर आपसे सिंपली कोई पूछे पब्लिक अकाउंट के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत है क्या, नहीं, जनरली नहीं। कोई पूछे स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर, अगर आपसे पेपर में भी क्वेश्चन आया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक अकाउंट पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट नीडेड, ठीक है, तो उसमें ट्रू फॉल्स जो भी है, ठीक है, ये आपको विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक अकाउंट आपके 4 स्टेटमेंट दे दी, पार्लियामेंट अप्रूवल इज नीडेड, पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट नीडेड, इफ स्पेसिफिक फंड इज क्रिएटेड देन पार्लियामेंट अप्रूवल इज नीडेड, और फिर ऐसे करके ए बी सी डी, तो फिर दोनों सही हो जाएंगे। और अगर सिर्फ एक दिया हुआ है पार्लियामेंट अप्रूवल इज नीडेड और नॉट नीडेड, तो उसमें नॉट नीडेड होगा आंसर। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक अकाउंट में कौन कौन सा पैसा आता है देख लो। ठीक है,
अंडर दिस अकाउंट गवर्नमेंट एक्ट एज ए बैंकर। इसमें क्या पैसा होता है, इनकमिंग प्रोविडेंट मनी जो हमारे कटता है, पीएफ आपका भी कटेगा, आप भी कटवा सकते हो, उस पर आपको टैक्स सेविंग हो जाती है। और पीएफ में आपने 15 साल के लिए पैसा जमा कराया, 20 साल के लिए, बाद में डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपकी मर्जी है कि आपको आगे जाके फिर बच्चों की शादी वादी करनी है या ये, लेकिन बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो फिर शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, या फिर आपकी क्रिप्टो करेंसी है। और आजकल लोग शॉर्ट टर्म में ही कमाने के चक्कर में होते हैं। कल किसने देखा है, कोरोना आने के बाद तो लोग और ज्यादा शॉर्ट टर्म वाले हो गए। ठीक है, कि पैसा भी कमा लो, एंजॉय कर लो, कल का कुछ पता है। फिर स्मॉल सेविंग्स मनी, कई लोगों ने तो पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया। ठीक है, कि कोरोना चल रहा है, क्या पढ़ना है, और पोस्टल सेविंग्स वगैरह। ठीक है, ये सब पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन है तो पब्लिक का पैसा ही, बाद में पब्लिक को वापस करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एज ए बैंक एक्ट करती है, यहाँ पे पब्लिक अपना पैसा जमा कराती है, गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है, और बाद में जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है, तो वापिस से ये बैंक इनको अपना पैसा वापस करता है। इन दिस वे गवर्नमेंट एक्ट करती है। इज इट क्लियर? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। अब आता है लास्ट, कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड इज वेरी इजी। ये तो मतलब कंटीजेंसी आपको पता ही, इमरजेंसी के लिए होता है। कितने होते हैं इसमें? 500 करोड़ होता है। किसके पास होता है? ये प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अब प्रेसिडेंट तो इसको नहीं करेगा ना यूज, प्रेसिडेंट के पास और भी काम है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी यूज करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। कहीं जरूरत पड़ गई अचानक से, तो 500 करोड़ तक यहाँ से दिए जा सकते हैं। तो कंटीजेंसी फंड में कौन सा आर्टिकल डील करता है? 269। देखो, जब कंटीजेंसी से आपको पैसा निकालना है, मनी, ये कंटीजेंसी फंड है, इससे जब आपको पैसा निकालना है, नो पार्लियामेंट अप्रूवल इज। लेकिन जब आपने वो खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद आपको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा। जब आपने खर्च कर दिया तो आपको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये कंसोलिडेट, ये कंटिजेंसी फंड में से आपने खर्चा कर दिया, मान तो 500 करोड़ थे, 500 करोड़ में से आपने 400 करोड़ खर्च कर दिया, कहीं इमरजेंसी आई, आपने 400 करोड़ खर्च कर दिया। जैसा अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में कंटिजेंसी फंड से 400 करोड़, 500 करोड़ सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार बोले प्रेसिडेंट को कि भाई ये, तो वहां से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 500 करोड़ वहां से यूज कर लिए, अब वापस से भी तो इसको भरना पड़ेगा ना, इसमें वापस से 500 करोड़ डालने पड़ेंगे, तो वो तो कहां से आएंगे? वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे ना। तो जब वहां से आएंगे तो आपको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही फिर आपको पैसा देगी अप्रूवल लेके, यहाँ से अप्रूवल के बिना तो नहीं मिलेगा ना। तो यूज करने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में आपको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि पार्लियामेंट बाद में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही उसको भरा जाएगा वापस, उसका रिकूपमेंट वहीं से होगा, रिकूपमेंट वापस से उसको भरना। आप बात समझ आ गई? ठीक है, तो खर्च करते वक्त तो आप कर सकते हो खर्चा, लेकिन बाद में जब आपको वापस से उसमें भरना है, रिकूप करना है, तो उसके लिए तो पार्लियामेंट की जरूरत, अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, तो पार्लियामेंट को बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भरा जाएगा, और कहाँ है पैसा? वही है, पढ़ो। आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the existence of a contingency fund of India which is an impressed, इम्प्रेस मतलब इमरजेंसी के लिए, हमें भी मिलता है इम्प्रेस, कुछ पैसा हमें दिया जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट, आप कई बार क्या होता है, हमें अप्रूवल लेने में टाइम लग जाता है किसी चीज के लिए, छोटा मोटा काम है, कोई आपका इक्विपमेंट यहाँ से उधर भेजना है, लेकिन इमरजेंसी में भेजना है, तो फिर अपनी जेब से कोई पैसा थोड़ा ना देगा, वो इम्प्रेस से निकाल के दे देते हैं। फिर बाद में जब हमें रिकूपमेंट करना होता है तो हमें बताना पड़ता है हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया, बिल लगाने पड़ते हैं। सेम कंसोलिडेटेड फंड, ये कंटिजेंसी फंड काम करता है। Impressed placed at the disposal of the President of India to facilitate meeting of urgent unforeseen expenditure by the government,
पेंडिंग अथोराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर सच अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर इज ऑब्टेन्ड एक्स पोस्ट फैक्टो, खर्च करने के बाद, and an equivalent amount is drawn from the consolidated fund to recoup the contingency fund after such ex facto approval, ex post facto approval, बाद में लिया आपने approval. The corpus of the contingency fund as authorized by the parliament presently stands at 500. क्लियर होगा आपको, एक क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटा देते हैं इसको, आगे चलते हैं। अब ये रेवेन्यू और कैपिटल पोर्शन वाला पार्ट, जिसमें सारे में क्या रामायण लिखे, वही रामायण लिखे कि रेवेन्यू को अलग करना होता है। ठीक है, रेवेन्यू को अलग करना होता है, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है, कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है, वो सारी चीजें लिखी हुई है। चलो इसको पढ़ लेते हैं, अगर लिखा है तो उसके बाद तो हम डायग्राम बना के समझेंगे इन चीजों। ठीक है, तो क्या लिखा है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द रेवेन्यू एंड द कैपिटल पोर्शन। मैंने अभी आपको जो समझाया था कि क्या क्या आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर, तो देखिए, the union budget can be demarcated into the part pertaining to revenue, which is for ease of reference termed as revenue budget, and the part pertaining to capital, which is for ease of reference termed as capital budget. दो में डिवाइड किया था, रेवेन्यू और कैपिटल। जरूरी नहीं है आप इस तरह से लिखो, लेकिन हम दो में डिवाइड करते हैं। आप ना बजट को देखोगे तो बजट इस तरह से भी होता है, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट आपकी एक साथ होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ हो सकते हैं, लेकिन हमने इजीली करने के लिए रेवेन्यू को एक साथ रखा और कैपिटल को एक साथ रखा। जो असली बजट आता है उसमें इस तरह से आता है, अभी दिखाता हूँ डायग्राम। सेकंड क्या है, द रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आएगा, टैक्स रेवेन्यूज जो टैक्स से आता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स तो आपको पता है डायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स से क्या आता है, जैसे CISF है, CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, उसके बदले गवर्नमेंट को पैसा आता है। आप योजना पढ़ते हो, कुरुक्षेत्र पढ़ते हो, आप इंडिया ईयर बुक पढ़ते हो, ये कौन, गवर्नमेंट प्रिंट करती है, तो ये पैसा सारा किसके पास जाता है, ये सारा पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि टैक्स से कमाती है, गवर्नमेंट नॉन टैक्स रिसीट से भी कमाती है। तो नॉन टैक्स में भी आपकी काफी चीजें आती हैं। ठीक है, और बाकी जैसे गवर्नमेंट को अगर कहीं पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी, जहाँ पे शेयर होल्डर है, किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर है, तो वहां से इसको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो नॉन टैक्स मतलब ये सब चीजें जो नॉन टैक्स से आती है। टैक्स एक टैक्स हो गया, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया आपका। ठीक है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बाकी ये शेयर होल्डर है, वहां पे डिविडेंड। आगे इनको डिटेल में देखेंगे किसमें क्या आता है। अभी के लिए आप इतना याद रखो, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। एंड द एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम दिस रेवेन्यूज, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। टैक्स रेवेन्यू कंप्राइजेस प्रोसीड ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लिवाइड बाय द यूनियन। अदर ड्यूटीज मतलब सेस, सरचार्ज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सारे बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। आगे जाके एक एक को समझेंगे क्या होता है। ठीक है, the estimates of revenue receipts shown in the annual financial statement take into account the effect of various taxation proposals made in the finance bill। ठीक है, रेवेन्यू में यही बताएगा कि टैक्स कितना आने वाला है और उससे हमको कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये वही कहानी है जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाई। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। उसी कहानी को ये हम अभी स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं, बस कहानी वही है। आगे आ जाओ, नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे आ जाओ। अदर नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। फीस एंड अदर रिसीट्स, आप जाते हो लाइसेंस बनवाने जाते हो, ठीक है, कोई ट्रैफिक वो उसका क्या कहते हैं, लाइसेंस के लिए आप टैक्स देने जाते हो, उसके लिए फीस लगती है। ठीक है, या फिर आपने फॉर्म भरा कोई, उसके लिए फीस लगती है। या फिर गवर्नमेंट ने यही CIS पकड़ा फॉर सर्विसेज रेंडर बाय द गवर्नमेंट। Expenditure is for the normal running of government departments and for rendering of various services, making interest payments on debt। interest payment देते हैं, पहला interest payment था। meeting subsidies,
मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरा ग्रांट्स, तीसरा सब्सिडीज, डिफेंस एंड पेंशन। तो ये आ गया ग्रांट्स, ठीक है। Broadly, the expenditure which does not result in creation of assets for the government of India is treated as revenue expenditure। यही मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके एसेट्स क्रिएट नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ग्रांट जो जाती है स्टेट्स को, उसमें से कुछ हो सकते हैं। तो आगे क्या लिख रहा है, all grants given to state government, union territories and other parties are also treated as revenue expenditure, even though some of the grants may be used for creation of capital assets। क्लियर है? वो कुछ हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जनरली वो पैसा होता है जिससे आपके एसेट्स क्रिएट नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, वही चल रहा है आपका कहानी। अब ये कैपिटल पे आ गया। द कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल बजट। वेरी गुड। द कैपिटल रिसीट्स आर लोन्स, ठीक है, लोन्स आते हैं इसमें, गवर्नमेंट जो लाती है, ठीक है। दीज आर टर्म्ड एज मार्केट लोन्स। बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई एंड अदर पार्टीज, बाहर से भी ले सकती है, थ्रू द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स। द लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड बॉडीज। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा लेके आती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, जैसे गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, दो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर रही है। उनका नाम नहीं बताया, लेकिन अब फाइनल हो गया, दो पब्लिक सेक्टर बैंक कोई भी प्राइवेटाइज होने वाले हैं, ठीक है। और एक आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी भी प्राइवेटाइज होने वाली है। तीन का प्राइवेटाइजेशन का फाइनल हो गया। क्यों प्राइवेट कर रही है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट करने का मतलब है गवर्नमेंट इसमें अपने शेयर्स को बेच देगी। वो शेयर्स को जो बेच देती है, शेयर्स को जो डाइल्यूट करना होता है, ठीक है, शेयर्स को जो आप डाइल्यूट करते हो, ये गवर्नमेंट है, मान लो ये आपकी कोई पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, मान लो आपका कोई एक्स पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 100%, गवर्नमेंट मालिक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर मान लो गवर्नमेंट की 80% है और किसी दूसरे की 20% है, तो भी गवर्नमेंट मालिक है। अब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करेगी? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग। अब दो चीजें हो सकती है, डाइल्यूशन मतलब शेयर होल्डिंग को कम करना। जैसे पानी होता है ना, पानी, ये कोई भी आपका, यहाँ पे कोई मान लो ये आपका कोई भी एसिड है, यहाँ पे मान लो HCl है, इसमें आप पानी मिलाते जाओ, ये डाइल्यूट होता जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी ना, ठीक है। या मान लो इसमें विस्की है, जितना ज्यादा पानी मिलाओगे पानी का टेस्ट बढ़ता जाएगा, विस्की का कम होता जाएगा, ये डाइल्यूशन है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन में क्या होता है, ये अपना इसमें शेयर कम करती जाती है। मान लो इसको, अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन, अगर ये 80% से इसको 51% पे ले आती है, 81% या 51% पे ले आती है, और 29% इसको बेच देती है, तो इसके पास 49 हो गए, गवर्नमेंट के पास 51 हो गए। अब भी गवर्नमेंट ही मालिक है क्योंकि उसके पास 51%। लेकिन अगर ये इससे नीचे लाती है, मान लो ये सारा ही बेच देती है इसको 100%, तो फिर ये प्राइवेटाइज हो गया, अब प्राइवेट हाथ में चला गया। या फिर मान लो इसको 51% तक दे देती है और खुद के पास 49 भी रखती है, तो भी ये प्राइवेटाइज हो। अब गवर्नमेंट क्यों शेयर बेच रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो जो आपका 2021 का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था कि कितना पैसा लाना है ऐसे शेयर होल्डिंग कम करके, वो था 2.1 लाख करोड़ पिछले साल का। मतलब इतना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से लाना, गवर्नमेंट इतना पैसा अपने शेयर्स बेच के लाई, डाइल्यूट करके। जैसे मेरे शेयर्स किसी कंपनी में मैं उनको बेचूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा ना, ऐसे गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग बेच देती है। जैसे एयर इंडिया को बेच रही है तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपना शेयर दूसरे को दे देगी। अब 2021-22 के लिए गवर्नमेंट ने कितना टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का?
2021-22 के लिए रखा है 1.75 लाख करोड़। जिसमें गवर्नमेंट का एक तो किसको बेचने का, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचेगा जो फाइनलाइज हो गया है, और एक इंश्योरेंस कंपनी को बेचेगा। और वो कौन सी बिकने वाली है वो पता नहीं, और वो अभी पता नहीं है, वो अभी उसमें नहीं आई है, ओपन नहीं हुआ है वो चीज। और ये सब किसको बोलती है, नीति आयोग को, कि तुम बताओ किस किसको बेचना। नीति आयोग एडवाइजर है, थिंक टैंक। और बाकी ये पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, जैसे हमारा एआई हो गया, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, इनके शेयर्स भी बेचेगी। तो इनके शेयर्स बेचेगी तो कुछ पैसा यहाँ से लाएगी, लेकिन इनको प्राइवेटाइज नहीं करेगी, इनके शेयर्स बेचेगी, मतलब 51% तक डाइल्यूट कर सकते। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग, डाइल्यूट कर दी जाती है शेयर होल्डिंग, जितनी आपकी होती है उससे कम कर देते हो आप। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। आगे डिसइन्वेस्टमेंट आएगा, उसकी एक स्लाइड है, वहां देखेंगे, पिक्चर एक, मतलब वहां पता चल जाएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैपिटल में हम पढ़ रहे थे, कैपिटल में हम क्या आते हैं, यहाँ लोन्स डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरीज ऑफ लोन्स, जो लोन्स उसको रिकवर होगी फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। कैपिटल पेमेंट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स के लिए होगा लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कुछ भी आप बनाते हो, और या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी में, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, और लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट एसेट क्रिएशन के लिए, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन एंड अदर पार्टीज। तो कैपिटल में आपका क्या आता है, 2 पार्ट आते हैं, एक कैपिटल रिसीट और दूसरा कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो एसेट क्रिएशन के लिए, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ठीक है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे और इसमें क्या आता है वो आगे जाके देखेंगे। कैपिटल रिसीट्स को एक बार और डिटेल में इनको देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये इसमें जो लिखा है उतना आप समझ, उसको हटा देते हैं। ये देखो, बजट इस तरह से होता है। बजट मैंने आपको जो बताया, मैंने क्या किया था, मैंने रेवेन्यू ये वाला, इसने क्या किया, रिसीट्स, जो ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, रिसीट और एक्सपेंडिचर अलग अलग होता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स, यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसको किसी भी तरीके से शो कर सकते हो, बस इसको आपको अलग दिखाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इसको 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 तीनों को एक साथ दिखा दो, इसको अलग दिखाना है, ये अलग होना चाहिए। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी शोन सेपरेट। ठीक है, अब देखो इसमें आपके रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, टैक्स, सेस, इंटरेस्ट जो मिला। कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल रिसीट में क्या आता है, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी मैंने आपको बताया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, पेंशन। कैपिटल में एसेट क्रिएशन, लोन रीपेमेंट्स। ठीक है, ये आपका पूरा बजट का है। हमने किस तरह से बनाया था, हमने इस तरीके से बनाया था, रेवेन्यू अलग दिखाया था, कैपिटल अलग दिखाया था। आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको अलग दिखा। ठीक है, तो आप दोनों को एक साथ दिखा सकते हो, आप रिसीट को एक साथ दिखा सकते हो, एक्सपेंडिचर को एक साथ दिखा सकते हो। ये आपका, आप पेपर में इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये आपका वो जो मैं अभी बता था आपको, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आगे फाइनेंस कमीशन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए देखो डिवोल्यूशन फॉर्मूला अनचेंज। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो जे एंड के को 1% दिया गया, जे एंड के और लद्दाख, और बाकी स्टेट्स को कितना दिया गया, 41%। पहले 42% दिया जाता था, सारे स्टेट्स को कितना दिया जाता था, 42%, क्योंकि पहले जे एंड के भी स्टेट था। लेकिन अब जे एंड के और लद्दाख आपका यूटी बन गया, तो 41% तो आपने
अलग से स्टेट्स को दे दिया, जो सारे आपके 20 80 हो गए अब तो, ठीक है, ये कट गया, उनको दे दिया गया। और जो बाकी का आपका है, जो 1% है, वो आपके इसको दे दिया गया, क्योंकि इसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको अलग से 1% दिया है। ठीक है, पहले शायद इससे कम मिलता था, इसको 1% 0.9 ऐसे कुछ मिलता था, इस बार ज्यादा दिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी दिया जाता है बाद में, ऐसा नहीं है कि 42% दे के भूल गए, अगर बाद में जरूरत पड़ती है तो इसके अलावा भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फाइनेंस वो कमीशन। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स को रखा 31% पे, JNK लद्दाख टू रिसीव 1%। ठीक है, अब ऐसे ही चलेगा, जो ये इसने फिक्स कर दिया वही चलेगा 5 साल तक, फिर 5 साल बाद नया फाइनेंस कमीशन आएगा, वो कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आगे डिटेल में देखेंगे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये देखो वही है, ठीक है, 1% टू यूटी ऑफ लद्दाख और स्पेशल न्यूज। ठीक है, ये डिसइन्वेस्टमेंट का अगर आप देखो तो 2.1 लाख करोड़ था लास्ट ईयर, ये देखो 2021। ठीक है, किस किस कंपनीज में फोकस किया था, भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इनको क्या कर दिया था, डिसइन्वेस्ट कर दिया, इनका डिसइन्वेस्ट कर दिया, इनमें शेयर होल्डिंग को डायल्यूट कर दिया। 21 के लिए आपका ये दे रखा है 2.1 लाख करोड़, अभी लेटेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 21-22 के लिए कितना है, 1.75 लाख। ठीक है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। क्या ये अच्छा तरीका है अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं घर का सामान बेचता हूँ, गलत है ना ये। बड़ी मुश्किल से एसेट्स बनाए जाते हैं, 50-60 साल में जाके एसेट्स बने हैं, आप उनको बेच रहे हो, इट्स इज नॉट गुड। ठीक है, सब नहीं, ऐसे नहीं बेचना होता है, आप घर की सामान थोड़ा ना बेचने लग जाओगे पैसा नहीं। ठीक है, ये आपके डेफिसिट के फॉर्मूले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर डेफिसिट। पहला फॉर्मूला देखो, बजटरी डेफिसिट। अभी मैंने आपको समझाया टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी अभी बताया। ठीक है, तो ये रहा वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिखा हुआ है। पहला हो गया बजटरी डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट, जो तो जीरो कर दिया जाता है, प्लस मार्केट बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में से आप क्या माइनस कर दो, जो भी पैसा आपने दिया है कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए, कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए। गवर्नमेंट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट के साथ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कैलकुलेट करती है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपको क्या दिखाता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई जो पैसा हमने एसेट क्रिएशन के लिए दिया उसको क्यों आप डेफिसिट में काउंट कर रहे हो। जैसे ग्रांट्स दी, जो सेकंड नंबर पे ग्रांट्स थी ना, फर्स्ट पे इंटरेस्ट था, सेकंड पे ग्रांट्स, बोला उनमें से जो एसेट क्रिएशन के लिए पैसा यूज हुआ वो थोड़ी ना बर्बाद हो रहा है, उसको आप रेवेन्यू डेफिसिट में क्यों गिनते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट के बजाय गवर्नमेंट को इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट गिनना चाहिए, मतलब एफआरबीएम में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट से आप ग्रांट्स को माइनस कर दो, जिससे जो भी कैपिटल एसेट्स के लिए यूज हुई है, तो इससे क्या है, आपका कम हो जाएगा डेफिसिट। जैसे मान लो रेवेन्यू डेफिसिट आपका 100 रुपए था और आपने एसेट क्रिएशन के लिए दे दिया 50 रुपए, तो ये आपका 50 ही दिखाई देगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो एफआरबीएम एक्ट बोलता है कि फालतू की बातें मत करो, ये तुमने खुद से डिवाइस कर लिया। ठीक है, ये तुमने खुद से डिवाइस किया, हमें सिर्फ मतलब है इससे और इससे। एसेट क्रिएशन वेसेट क्रिएशन बात की बात है, तो हम बाद में देखेंगे, हमें ये कम करना है।
तो ये गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कि भाई इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को दिखा देंगे कम और खुश हो जाएंगी जनता भी और सब, तो ये आपका एक तरह से मैनिपुलेशन। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में किसको माइनस कर दो? इंटरेस्ट पेमेंट्स को। इंटरेस्ट पेमेंट कौन से? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो आपको प्राइमरी डेफिसिट दे देगा। ये मनमोहन सिंह लेके आए थे प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, मतलब उससे ये पता चल जाएगा आपको प्राइमरी डेफिसिट से कि इंटरेस्ट पे कितना पैसा जा रहा है। जैसे मान लो आपका फिस्कल डेफिसिट आया 100 और आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो 60, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आया 40, तो आप बोलोगे यार इंटरेस्ट पे बड़ा पैसा जा रहा है, इसको कम करने की जरूरत है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो आपका क्या देता है? ये फॉर्मूले आपके सारे के सारे इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखना। अगर आप देखो बजटरी डेफिसिट से फिस्कल डेफिसिट निकला, फिर रेवेन्यू डेफिसिट आपका इसी का एक पार्ट है छोटा, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका इससे निकला, और आपका प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट। तो सारे फॉर्मूले आपके क्या है? इंटर रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, ये तो हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक वाला हम देख चुके हैं। ठीक, ठीक। ये वाला हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था, इसको वापस देख लेते हैं एक बार। ये एफआरबीएम टारगेट देखो, एफआरबीएम टारगेट फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसने क्या टारगेट दिया था? 2018-19 में 3.4% रखना है, उसके अगले साल 3.8 रखना है, उसके अगले साल 3.5 रखना है, उसके अगले साल 3.3 रखना है, उसके 2022-23 तक के इसके टारगेट 3.1 करते थे, और रेवेन्यू डेफिसिट उस समय तक 1.9 करते थे। लेकिन क्या हम कर पाए? देखो नहीं कर पाए। देखते हैं असलियत क्या है। असलियत क्या है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका पिछले साल का है। ठीक है, अब इससे आगे अगले साल का है। ये देखो बजट में क्या होता है? लेटेस्ट का एस्टिमेटेड, ये पिछले साल का है तो पिछले साल के हिसाब से देखो। पिछले साल लिया था तो उस साल का एस्टिमेटेड, उससे पिछले साल के दोनों आएंगे एस्टिमेट और रिवाइज, और उससे पिछले साल का एक्चुअल, क्योंकि वो हमें पता होगा। तो फिस्कल डेफिसिट देखो, इसका एक्चुअल 3.4 रहा 2018-19 में, और अगर आप पीछे जाके देखो 2018-19 में कितना रखना था? 3.4%। ठीक है, ठीक है, 3.4 रहा। फिर आपका 2019-20 में हमने 3.3 सोचा था। हमने कितना सोचा था? 3.3, कि इतना करना है, लेकिन वो बन गया कितना? बाद में जब हमने रिवाइज किया तो 3.3, और अब हमने 2021 का रखा था 3.5। 3.5 रखा था, अब देखते हैं कितना बना है। ऐसे ही आपका रेवेन्यू डेफिसिट देखो, वो इससे कम होगा। 2.4 था, यहाँ पे 2.3 रहा, यहाँ पे वो रिवाइड, ये एस्टिमेटेड था, रिवाइड बढ़ गया, और अगले साल के लिए हमने रखा था 2.7। ऐसे ही यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.4। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा? इसमें से आप किसको माइनस कर दो? ग्रांट्स को, वो निकल जाएगा। तो ये 1.4, 1.3, 1.5, 1.8, ये तो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट आपका सबसे कम आएगा, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो आप। तो अगर आप इनका ऑर्डर निकालो तो सबसे बड़ा होता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के बाद होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के बाद होता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बाद होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेफिसिट्स। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट उससे कम, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट उससे कम, प्राइमरी डेफिसिट उससे कम। अब हम देख लेते हैं इस साल के हिसाब से क्या है। ठीक है, तो ये आपका पुराने साल का था, इस साल का देखते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो, ये इस साल का, ठीक है, ये 21-24, इस साल हमने टारगेट कितना रखा? 6.8, लेकिन ये ज्यादा जाएगा। अब देखो हमने पिछले साल 2021-22 20-21 में ये वाला
हमने कितना रखा था 3.5, लेकिन आया कितना 9.5। वाई? बिकॉज ऑफ कोरोना। टैक्स में कुछ आया ही नहीं, उधारी ज्यादा बढ़ गई, 3.5 से 9.5 हो गई। तो हम टारगेट अचीव कर पाएंगे क्या 3.1 का? नहीं कर पाएंगे। अगले साल 6.8 रखा इस साल, तो वो और ज्यादा जाएगा। और पिछले साल का भी 19-20 का भी अगर आप देखो, यहाँ देखो 19-20 का हमने रिवाइज किया था 3.8। ये रिवाइज कब हुआ था? फरवरी में। लेकिन जब मार्च निकल गया तो हमें एक्चुअल पता चला, तो वो एक्चुअल 3.8 नहीं था, 4.6 था, क्योंकि मार्च तक बोरिंग्स और बढ़ गई, एक महीने 2 महीने में, अब फरवरी और मार्च। तो वो भी एक्चुअल कितना आया 4.6। 3.8 के बजाय कितना आया? वो 4.6। तो ये जो आपके होते हैं ये चेंज होते हैं, जब नया बजट आता है उसी में हमें पता चलता है कि 2 साल पहले का एक्चुअल कितना है। अब जैसे ये है आपका, अब जब ये 9.5 है, लेकिन ये 9.5 कब है? आपके Feb 1 को। लेकिन जब अगले साल का बजट आएगा तो हमें पता चलेगा कि भाई ये 9.5 से भी ज्यादा है, क्योंकि 2 साल पहले का तो एक्चुअल पता चल गया, वो मार्च तो निकल चुका, लेकिन इस साल का हमें एक्चुअल नहीं पता। एक्चुअल का पता चलेगा जब ये मार्च निकल जाएगा। अब हमें पता है एक्चुअल कितना है, तो वो बजट में दिखाया जाएगा अगले साल में। तो आपका फिर रेवेन्यू डेफिसिट कितना था? 3.3, 2.7, यहाँ पे देखो 7.5। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट तो आपको बढ़ेगा ही। रेवेन्यू वाला पार्ट आपका, रेवेन्यू वो बढ़ेगा ना, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और इसको अगले साल हमने रखा 5.5, ये 2.4, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.8, 6.3, 4.1, ये 1.6, 0.4, 5.9, 3.1। अगर आप ऑर्डर देखो तो वही ऑर्डर है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एंड देन योर दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कितना है। ये वैल्यूज काम की नहीं है, ये वाली ऊपर वाली वैल्यूज काम की नहीं है हमारी, ठीक है, उनकी आपको जरूरत नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके, ठीक है। जैसे आपका ये 2019 का है पेपर, 20 का भी मैंने डाला है। कुछ जैसे एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली जीएसटी का पूछा गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे स्टेडी जीडीपी ग्रोथ रेट का और इन्फ्लेशन से रिलेट करके पूछा गया, ठीक है। सिंपल है, कर लोगे आप, जब खत्म हो जाएगी क्लासेस आप लिख लो। फिर उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने आपका फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस का पूछा है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल, ठीक है। फिर फूड प्रोसेसिंग का पूछा है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा फूड प्रोसेसिंग। वैसे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको फूड प्रोसेसिंग डिटेल, ठीक है। तो इसको, ये आपका 2020 का पेपर, ठीक है। अगर इस साल का ही पेपर ये अगर आप देखो तो ये तो आपका पूरा पेपर है, ठीक है। ये फ्रंट पेज, ये पूरे क्वेश्चन है 20, लेकिन हमारे काम पे जो है इकोनॉमी के, वो मैंने अलग कर दिए। आपसे इंक्लूसिव ग्रोथ का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फिर क्वेश्चन पूछा, आपसे पोटेंशियल जीडीपी का क्वेश्चन पूछा है, आपसे वापस से फूड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पूछा है क्या कंस्ट्रेंट है, फिर वापस से फूड प्रोसेसिंग का पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, फैक्टर्स आपको कंसीडर करना। फिर आपका गुड्स एंड सर्विस का वापस से क्वेश्चन पूछा है। फिर आपका राइस वीट के लिए क्वेश्चन पूछा है कि राइस वीट सिस्टम आपका सक्सेस तो है, लेकिन इसके बाद सक्सेस होने के बाद भी ये एक अभिशाप है, बेन है, बून और बेन, अभिशाप। मतलब क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही आपके डेवलप हो पाए, साथ में वहाँ की फर्टिलिटी खराब हो गई, सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो सब लिखना है। मोनोक्रॉपिंग कल्चर आ गया आपका, ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।